IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है प्रमोद राय द्वारा लिखित कहानी कंपनी की बीवी, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। लड़कियों के होठों पर ज्यादा लिपस्टिक जो है आर्थिक मंदी का संकेत है, उसने गूगल सर्च करते हुए बताया। फिर सेल्फी मोड में स्क्रीन पर उसके गुलाबी होठों पर उंगली से टैप किया और फोकस होते ही क्लिक कर दिया। इसे फेसबुक पर डाल दूं तो कयामत ढाओगी। वो उसके कांधे पर सिर टिकाए बर्फ का बुत बनी रही। इसे डिलीट कर दो वरना तुम दंगे करवाओगे। फिर उसने उसकी गर्दन पर लबों के चुंबन से एक गहरा गुलाबी टैटू उकेर दिया। अरे मिटा दूंगा, इसके मिटने तक तो सब्र रखो। उसकी आंखों में एक बर्फीला तूफान उमड़ रहा था। अपनी कलाई पर गुदे अ के पास ब्लेड का चीरा दिखाते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो? भाई पर खून सवार है। उसे पता चल चुका है कि तुम अवनीश नहीं अनीस हो। अगला स्टेशन उद्योग भवन। सबवे का अंधेरा और गहरा गया था और कई जोड़ी मोबाइल स्क्रीन लाइटें प्रेमा लिंगन में जल बुझ रही थी। उसे लगा कि कोई उनका वीडियो बना रहा है। दोनों सबवे से निकल अब सड़क पर आ गए। आज पूरे इलाके में लाइट नहीं थी। वो तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ी। सड़कों और गलियों में किसी तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा था। हवा इस कदर गर्म थी कि जैसे आग की आंधी आने वाली हो। करीब 2.5 साल पहले एक उमस भरी रात में ठीक 12 बजे राष्ट्रपति ने संसद के सेंट्रल हॉल में एक घंटा बजाया और वहां से कुछ मील दूर यमुना पार दिल्ली में अपने घर की छत पर जांघिया बनियान में सोया छेदी लाल ठहाके मारकर हंसने लगा। अब मैं कंपनी हूं, कंपनी। पीली बत्तियों से जर्द पसीना पोंछता और आम भोले भाले देशवासियों की तरह ही कंपनी और प्रोप्राइटरी के भेद न समझने वाला छेदी लाल बड़ी देर तक दूर आसमान में तारों से बातें करता रहा, मानो बता रहा हो कि कैसे अभी अभी GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होते ही वो अपने आप एक मामूली प्लम्बर से कॉर्पोरेट जगत में आ गया है। फिर खौफ और मायूसी से सनी एक लरसती आवाज गले से बाहर आई, मिस्टर छेदी लाल प्लम्बर, GST रजिस्टर्ड। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे एक अजीब गरीब रंग बिरंगा उड़न खटोला आसमान में नजर आया, जो JJ कॉलोनी के ऊपर से मंडराता हुआ सिल्वर सोसाइटी के बहुमंजिला फ्लैटों में जाकर कहीं गुम हो गया। छेदी लाल ने दहशत में छत से नीचे छलांग लगा दी और कॉलोनी में वर्षों पहली खोदी गई सूएज लाइन की अंधेरी सुरंग में घुस गया। फिर रेंगता हुआ भीतर ही भीतर न जाने कितनी दूर चला गया। छेदी को गुम हुए अरसा हो गया, पर वो अपनी बदहवासी पूरे मोहल्ले में छोड़ गया था, जो धीरे धीरे पसर रही थी। लोगों को आए दिन बस्ती के ऊपर छोटे छोटे उड़न खटोले नजर आते। रात में भी लाल हरी पीली बत्तियों की टिमटिमाहट के साथ वो दूर कहीं से आते और मोहल्ले के ऊपर से होते हुए फ्लैटों में गुम हो जाते और फिर वहां से निकलकर कहीं और उड़ जाते। कॉलोनी के कुछ पढ़ाकू लड़के इसे ड्रोन बताते और कहते, फ्लैटों में पिज्जा की होम डिलीवरी हो रही है। कुछ ऑनलाइन रिटेल कंपनियां भी अपने सामान की इंस्टेंट डिलीवरी के लिए ड्रोन का ट्रायल कर रही हैं।
लेकिन बड़े बुजुर्ग इस पर कान देने को तैयार नहीं थे। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। ये सरकारी उड़न खटोले हैं, और इनमें लगे कैमरे दूर से ही लोगों की आंखें स्कैन कर आधार नंबर मैच कर लेते हैं और उनकी मौजूदगी पता ठिकाना सरकार तक पहुंचा देते हैं। अब चाहे कोई सरकारी लोन दबा के बैठा हो, टैक्स चोरी किया हो या फिर फर्जी राशन कार्ड ही क्यों ना बना रखा हो, वो सरकारी नजर से नहीं बच सकता। यहां तक कि बिजली पानी के बकायेदारों को भी खोज निकालेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक निगहबान। इनकी लेजर बीम घरों में घुसकर फिंगरप्रिंट तक स्कैन कर ले जाती है। कुछ रिटायर्ड लोग इन्हें पुलिस की ऑनलाइन पेट्रोलिंग बताते। ड्रोन का मशीनी दिमाग इतना तगड़ा है कि छतों पर ईंट सजाने का तरीका देखकर ही बता देगा कि घर बनाने के लिए रखा गया है या पत्थरबाजी के लिए। अब ये बातें जितनी रहस्य और रोमांच लिए होती, उतनी ही दहशत भी पैदा करती। कई लोग घर के बाहर काला चश्मा लगाकर निकलते और सोते समय आंखों पर पट्टी बांध लेते। लोग खबरों से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा करने लगे थे और हर अफवाह अपने से बड़ी खबर लेकर आ जाती। अब जिन्होंने बैंकों, सरकारी स्कीमों या कमेटियों से लोन ले रखे थे और चुकाने की हालत में नहीं थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। नोटबंदी के दौरान जिनके खातों में उनके मालिकों, ठेकेदारों या छुट भइये नेताओं ने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए थे, उनके भी पसीने छूट रहे थे। छेदीलाल की गुमशुदगी को कुछ इसी दहशत से जोड़कर देखा जा रहा था। ज्यादातर लोगों का मानना था कि छेदी जिंदा है और आधी रात को बच्चों से मिलने घर आता है, मैंने खुद देखा है। अरे छोड़ो यार तुम, उसकी आत्मा दिल्ली से नोएडा जाने वाली बड़े नाले में है ना, वहां भटकती है और रात को यमुना पुष्ट पर जाकर कंपनी, आई एम कंपनी चिल्लाती रहती है। लेकिन बैंकू बाबा एक अलग ही तरह की थियरी फेंकता। ये सारे ड्रोन ये सिर्फ कंपनी की बीवी का पता लगा रहे हैं, जिसकी अमीरी की महक अरब के तेल कुओं तक जा फैली है। गाजियाबाद से सटी पूर्वी दिल्ली की ये जे कॉलोनी राजधानी की आम पुनर्वास रीसेटलमेंट कॉलोनियों जैसी ही थी, इलीगल और अनऑथराइज्ड। लेकिन 60 फुटा रोड, मेन मार्केट और गार्मेंट क्लस्टर के करीब होने से यहां एक बेतरतीब रईसी भी उछाल मार रही थी। कच्चे पक्के मकानों के बीच चमचमाती बहुमंजिला इमारतें कम न थीं। ईंट पत्थर टाइल्स की तंग अंधेरी गलियों का कोई और छोर नहीं था। एक के ऊपर एक चढ़ी मंजिलों और उनके ऊपर फैले डिश एंटीनास, बिजली के तारों और पानी की अनगिनत टंकियों से छनकर आती रोशनी बड़ी मुश्किल से भीतर पहुंचती थी। ऐसे में 10-20 घर छोड़ एक आध खुली जगहें भी थीं, जहां जाड़े में धूप और गर्मियों में खुली हवा लेने वालों का जमघट लगा रहता। एक ऐसी खुली जगह के पास था छेदीलाल का घर, जिसके बाहर दीवारों पर कालिख से कुछ बेमतलब तो कुछ पढ़ी ना जा सकने वाली लाइनें लिखी हुई थीं। सामने दरवाजे पर लिखे छेदीलाल प्लम्बर को काटकर नीचे तारकोल से मोटे अक्षरों में लिखा गया था CL प्लम्बिंग सर्विसेज, फिटिंग्स, लीकेज, रिपेयरिंग वर्क्स। ये लिखावट उन दिनों की है जब छेदी का काम मंदा होना शुरू हो चुका था और वो खुद अपनी कमाई में लीकेज नहीं पकड़ पा रहा था। GST लागू होने में 1-2 महीने ही बाकी थे, लेकिन नए कर कानून की पेचीदगियों, भ्रांतियों और अफवाहों का बाजार गर्म था। इन्हीं दिनों उसे पता चला कि चूंकि वो दिल्ली में रहता है और काम बॉर्डर पार गाजियाबाद में करता है, ऐसे में GST लागू होते ही उसकी सर्विस इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी और उसे GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे उसकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। पहले तो छेदी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और छोटे मोटे घरेलू काम मिलते रहे, लेकिन जल्द ही रेगुलर और बड़े ग्राहकों, खासकर बाजारों, फैक्ट्रियों और RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वालों की ओर से पक्का बिल मांगा जाने लगा। कई ट्रेडर रिवर्स चार्ज और दूसरी तकनीकी बातें कर कहते, आज तो नहीं, कल तुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। अब पहले तो ये बातें उसे ठेकेदारों, कमीशनखोरों और कैशियरों की साजिश लगती, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है।
जब साथी कारीगरों से वो जिक्र छिड़ता तो सब ठठाकर हंस पड़ते। अबे तुम सब टेंशन बहुते लेते हो, अरे मर जाओगे एक दिन। सरकार के पास और कोनो काम नहीं जो तुम्हारे पीछे दूरबीन लगा के बैठेगी। लेकिन छेदी की कमाई में लीकेज बढ़ता रहा था। उसने कई डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों के घर दफ्तर में प्लम्बिंग का काम किया था। कई लोग उसे तसल्ली बख्श काम और वाजिब दाम के चलते ही पहचानते थे। उसने एक परिचित सीए साहब से फरियाद की तो उन्होंने उसे ऑफिस बेसिन का नल ठीक करने के एवज में एडवाइस दी। बात तो सही है छेदीलाल, तुम इंटरस्टेट सप्लायर की कैटेगरी में ही आओगे, जिस पर रजिस्ट्रेशन से छूट की जो वो 20 लाख की सीमा भी लागू नहीं होती। लेकिन अंबानी के ताऊ, तुझे अगर कर कानून की इतनी टेंशन है तो मत जा गाजियाबाद। नोएडा दिल्ली में ही क्या कम काम है? नहीं तो उधर ही डाल ले कोई झुग्गी उग्गी बस। अब छेदी के लिए काम के जमे जमाए ठिए छोड़ना आसान नहीं था। वर्षों के फांके, दिहाड़ी और रात दिन की मेहनत से उसने अपनी कारीगरी का दायरा फैलाया था। अब जाकर जिंदगी में कुछ ठीक ठीक पैसे भी आने लगे थे, जिसमें खाने पीने के बाद कुछ सपने भी देखे जा सकते थे। खुद की छत का सपना तो जैसे तैसे पूरा हो गया था, पर दूसरे सपने में वो वक्त से पीछे कहीं फिसलता जा रहा था। लाख चाहकर भी वो टोंटी और बम्बा को प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं दिखा सका। हालांकि कमाई बढ़ी तो उसने किताब कॉपी, ट्यूशन कोचिंग में कोई कोर कसर न रहने दी। बच्चों के नाम तो उसने ब्यूटी और बम्बेश रखा था, लेकिन ये स्कूली रजिस्टर तक ही रहा। मोहल्ले वालों ने उन्हें टोंटी और बम्बा ही पुकारा। छेदी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब हाथ में औजार उठा ले तो इंजीनियरों के सिर पर चढ़कर बात करता। पाइपों के पेचीदा ब्लॉकेज ऐसे खोलता जैसे कोई विषहर ने सहला दिया हो और मृतक की धमनियों में रक्त का प्रवाह फूट पड़ा हो। लीकेज ऐसे पकड़ता जैसे सीलन वाली दीवारों से कोई गहरा रिश्ता हो, जो इसे देखते ही अपने भीतर के राज उगलने लगती थीं। छेदी ने कई औद्योगिक इलाकों और सोसाइटियों की वाटर पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम का जाल अपने दिमाग में बिछा रखा था। वो इन इंडस्ट्रियल यूनिटों के नाम और फ्लैटों के नंबर सुनकर ही बता देता था कि पाइपलाइन में कहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कितना खर्च आएगा। अब वो फुटकर घरेलू काम करने से कतराता। उसे छोटे मोटे ठेके भी मिलने लगे थे। कई बार ठेकेदार कुछ पेचीदा काम उसे दे देते और वो 2-4 दिन में ही 10-15 हजार रुपए कमा लेता। उसका संपर्क गाजियाबाद से नोएडा तक के इंडस्ट्रियल एरिया और सोसाइटियों तक फैल चुका था। इन्हीं दिनों में उसे अपनी बीवी की याद सताती। उसका नाम गौरांगी था और वो अपने नाम से भी ज्यादा गोरी थी। छेदी के लिए वो उसकी अंधेरी कोठरी का उजास थी, दिन भर के पसीने को सोख लेने वाली कोई रुई का फाहा, पोर पोर में समाकर सारी थकान हर लेने वाली एक खुशबूदार तेल थी, जिसमें नीम, चमेली, तिल, अलसी, कर्पूर, राई, आंवला, बादाम का अर्क कूट कूट कर भरा हो। कुल मिलाकर वो उसकी स्टील सख्त जिंदगी में एक लोचदार स्प्रिंग थी। छेदी उसे 7 तहों में छुपा कर रखना चाहता था और रखा भी, जब तक बच्चे बड़े ना हो गए। पर बढ़ती जरूरतों और अखुआते हुए सपनों ने गौरांगी को सभी तहों से मुक्त कर दिया। छेदी ने जमा पूंजी और कर्ज उधारी से अपना प्लॉट तो ले लिया, पर कच्ची रजिस्ट्री की टीस उसे सताती रही। दिलाने वाले डीलर दलाल भी यही चाहते कि वो औने पौने दाम बेचकर निकल ले यहां से। 3 कमरों की 4 दीवारी भी उठी, पर पक्की छत एक को ही नसीब हुई। उस पर से बेटी किसी बरसाती लतर की तरह बढ़ रही थी। तभी गौरांगी ने उसके तरकते सपनों में धागे पिरोना शुरू कर दिया। पास के फ्लैटों में खाना बनाने से लेकर बैंकू बाबा के प्ले स्कूल में मेड तक का काम करने लगी। बैंकू बाबा ने बिना मांगे ही छेदी को 15% कट लेकर 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन भी दिला दिया और रकम चुकाने की चिंता से मुक्त कर रखा था। पैसा तो मकान के प्लास्टर, बोरिंग के औजार, बम्बा टूंटी के लिए सेकंड हैंड कंप्यूटर आदि में खर्च हो गया, लेकिन बैंकू किसी खास मौके पर गौरांगी को लोन की याद दिलाना नहीं भूलता। बैंकू बाबा ने एक दिन प्ले स्कूल बंद कर रातों रात जमीन के आधे हिस्से में शनि मंदिर और बाकी हिस्से में 4 मंजिला मकान उठाकर दर्जनों कमरे किराए पर दे दिए
और गौरांगी को ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस की चाबी सौंपते हुए कहा, बस साफ सफाई कर दिया करो। बैंकू बाबा समाज सेवी था, जैसा कि वो हर दस्तावेज के व्यवसाय वाले कॉलम में लिखता था, और कॉलोनी में चिपके तमाम पोस्टर बैनरों पर उसका फोटो परिचय भी यही था। लेकिन वो क्या नहीं था? प्रॉपर्टी डीलर था, कॉन्ट्रैक्टर था, आध्यात्मिक गुरु था, पूजा सामग्री से लेकर मोबाइल सिम तक बेचने वाली दुकानों स्टॉलों का लैंडलॉर्ड था। सबसे बढ़कर सरकारी स्कीमों, अफसरों और नेताओं के लिए कॉलोनी का सबसे बड़ा संपर्क सूत्र था। वो खुद 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन अब राजनीति से उसका मोह भंग हो चला था। वो कॉलोनी का केंद्रीय बैंक भी था, लोन देता, दिलाता, वसूलता, फिर देता और कई तरह की फाइनेंस कमेटियां भी चलाता था। गौरांगी जब उसके पास ऑफिस में पोंछा लगाती तो वो आराम कुर्सी से एकटक उसे निहारता रहता, वीडियो बनाता, उसकी नजरें बचाकर एक सेल्फी भी ले लेता और फेसबुक पर डाल देता, माई मेड एट वर्क, राधे राधे। फिर फ्रेंड्स के कमेंट्स देख अघाता फिरता, नाइस, ब्यूटीफुल, सो लकी, माय गॉड, बम्बार्ड, क्या मजाक कर रहे हो भाई? कुछ कमेंट्स तो हदें भी पार कर जाते, मसलन, कितना लेती है? गौरांगी हरदम अपने काम में खोई रहती, जैसे दुनियादारी की गिरह गांठें उसे छू तक न गई हों। किसी भी फंदे फंसाव से उन्मुक्त वो बैंकू की आंखों में आंखें डाल किसी पतली सुई सी उसके सामने से निकल जाती और वो देखता ही रह जाता, लाख चाहकर भी कुछ अभद्र कहने या करने की हिम्मत न जुटा पाता। बस एक कीरिंग की स्प्रिंग खींचता, पिचकाता और उसकी लोच लचक में कोई कमजोरी ढूंढने लगता। सिल्वर सोसाइटी के 2-3 घरों में चौका बर्तन से गौरांगी को कुल जितने पैसे मिलते थे, उससे कहीं ज्यादा अकेले अंजुम जौहरी के यहां से मिलता। घर में और भी नौकर चाकर थे, लेकिन गौरांगी पर उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल की खास जिम्मेदारी थी। इसमें खाना बनाना, खिलाना पिलाना और जरूरत पड़ने पर कभी कभार देर रात तक रुकना भी शामिल था। ऐसे में उनका ड्राइवर उसे घर तक छोड़कर आता था। कई बार जब वो देरी से लौटती तो टोंटी और बम्बा खा पी कर सो चुके होते थे और छेदी उसका इंतजार करता। उसका गौरांगी का यूं देर रात तक आना कचोटता था, लेकिन जब महीने की पगार उसके हाथ में रखती थी तो उसके नथनों में एक इत्र की खुशबू तैर जाती और वो उसके चटकते जोड़ों पर नूरानी तेल सा फिसलने लगता। अंधेरे कमरे में गौरांगी का उजास फैलने लगता तो छेदी नींद में बड़बड़ाता, यही तो हैं अच्छे दिन। बम्बा और टोंटी के लिए उनकी मां अब एक तिलिस्मी परी हो चली थी, जिसके सीने में अब दूध नहीं रोटियां होती, कई बार बिस्किट, चॉकलेट और पाव रोटी भी। लेकिन एक रात वो बदहवास, रुआसी और हाँफती कांपती घर लौटी तो अधखुले ब्लाउज से पसीने में लिथड़ी आटे की लोइयां चू रही थीं। सुबह वो टीवी चैनलों से लेकर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा था कि कैसे कामवालियां आपको किचन में गच्चा दे सकती हैं। इसमें गौरांगी रोटी बनाने के बाद आटे की 2 बड़ी लोइयां ब्लाउज में छुपाते साफ दिख रही थी। इसे सीसीटीवी कैमरे से पकड़ने वाली मिसेस अंजुम ने न सिर्फ पुलिस में शिकायत की थी, बल्कि उसके कई वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में भी डाल दिए थे। एक क्लिप #SmartMaids नाम से फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और न जाने कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुका था। एक अन्य वीडियो सीसीटीवी के बजाय मोबाइल कैमरे से लिया गया जान पड़ता था, जिसमें वो फ्लैट से निकलकर सोसाइटी गेट की तरफ भागी जा रही थी। वहां गार्ड पहले से अलर्ट हैं, पीछे से मिसेस अंजुम पकड़ो पकड़ो करती आ रही है। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक महिला गार्ड पहले तो टॉर्च से उसके ब्लाउज की तलाशी लेती है, फिर वहीं उसके सारे बटन खोलकर आटे की 2 लोइयां नोच निकालती है और मोबाइल कैमरे के सामने दिखाती है। मिसेस अंजुम उसे भद्दी गालियों के साथ ही 2-3 तमाचे भी जड़ देती है और वो दोनों हथेलियां छाती से लगाए शर्म और बेबसी में गड़ जाती है। उस पर मोबाइल कैमरों की फ्लैशलाइटें थमने का नाम नहीं लेती। भीड़ बढ़ती देख मिसेस अंजुम लोइयों को उधेड़ उधेड़ कर देखने लगती हैं कि इसमें कोई छोटी मोटी ज्वेलरी तो नहीं थी। गौरांगी कॉलोनी की जुबान पर अब लोई वाली के नाम से चढ़ चुकी थी। सिल्वर सोसाइटी में उसकी एंट्री तो बंद हो ही गई थी, उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया।
जितने मुंह उतनी बातें। उसके काम पर न आने से खिन्न बैंकू बाबा तो रोज व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोई कांड लेकर बैठ जाता। इसी बहाने वो अपनी दबी छुपी कुंठा भी निकालता। सिल्वर सोसाइटी में भी उसका एक फ्लैट था और एक दिन उसने लोई कांड को नया रंग दे दिया। लोई वाली ने तो कॉलोनी ही नहीं, देश की नाक भी कटा दी। अंजुम की बीवी ने ये वीडियो अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों को भी शेयर कर दिया होगा। वहां के चैनल भी मजाक उड़ा रहे हैं कि कितना कंगला है भारत। लेकिन कंगले तो ये हैं, इनसे गैर जमाती काम वाली भी बर्दाश्त नहीं होती। तभी कोई कमेंट करता, गलत पकड़े हैं बैंकू भैया, अव्वल तो अंजुम जौहरी मुसलमान नहीं बल्कि शुद्ध हिंदू हैं। मैंने काम कराया है उसकी कोठी में, दरीबे में भी शोरूम है उनका। बैंकू बिदक जाता, पर बात घुमाने में माहिर था। तू मेरे से ज्यादा जानता है क्या? शोरूम बंद हो गया है उसका, नोटबंदी के बाद से ही अंडरग्राउंड है। वैसे मुझे पता है कि वो रहता मुस्तफाबाद में ही है, दूसरी बीवी के पास। पहली वाली यहां डिप्रेशन का शिकार है, तभी तो फट पड़ी थी और इतना बवाल मचाया। लोई तो एक बहाना था। वैसे मुल्ली की नजर लोई वाली पर भी थी, बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए। फिर कोई बात काटता, ना बाबा ना, ये अंजुम जौहरी तो ठेठ राजस्थानी सुनार है, अपनी बिरादरी का। बैंकू ग्रुप एडमिन था, कुछ देर के लिए ऐसे कमेंट वालों को ब्लॉक कर देता और कोई नया तड़का लगाता। उसके मोबाइल में गौरांगी की कई पुरानी तस्वीरें थीं जो अक्सर काम के वक्त उसकी नजर बचाकर खींची गई होती। वो फोटोशॉपिंग और कट पेस्ट से तैयार कोई अश्लील कोलाज शेयर कर देता। भाई एक दिन की बात है, मैंने कहा मुद्रा लोन की रिकवरी वाले ढूंढ रहे हैं छेदी को, तो मिन्नत करने लगी, कोई जॉब वर्क दिला दो बैंकू साहब। मैंने पूछा कुछ एक्सपीरियंस भी है जॉब आपका? तो बोली हाँ, ब्लो जॉब, हैंड जॉब, कुछ भी दिला दो। इसके बाद एक दर्जन स्माइली चेप देता जैसे हंसकर लोटपोट हो रहा हो। लोग इसे अश्लील जोक के तौर पर ही लेते और ग्रुप में कमेंट्स, गालियों और गंदी पिक्चर्स की भरमार हो जाती। गौरांगी की ये तस्वीरें कई समूहों से होकर कॉलोनी में सबके मोबाइल तक पहुंच जाती तो बम्बा टूंटी उद्विग्न हो उठते। एक ऐसी ही आपत्तिजनक फोटो बम्बा के इंटर कॉलेज में भी वायरल हुई थी, जिसे फॉरवर्ड कर तंज कसने वाले 2 लड़कों का बम्बा ने सिर फोड़ दिया था। तस्वीर में सनी लियोनी की एक न्यूड पिक्चर में सीने पर एक जोड़ी बर्गर बन पेस्ट कर कैप्शन दिया गया था, सनी लोइनी। कुछ ऐसे ही संबोधन टोंटी के कानों में भी पड़ने लगे और उसका स्कूल, कोचिंग और यहां तक कि घर के बाहर जाना भी मुहाल हो गया। छेदी आभासी दुनिया की हवा, आग, पानी से वाकिफ न था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके घर तक कीचड़ का सैलाब किस नाले से होकर आ रहा है। गौरांगी उसे रोज इस कीचड़ में सनी नजर आती और जब वो कहती, देखो तुम्हारे लिए तालाब से कमल गट्टे तोड़कर लाई हूं, आज यही बनाऊंगी, तो छेदी दूसरी तरफ मुंह फेर लेता। बम्बा तो उसे साफ झिड़क देता कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और कई बार अपना गुस्सा टोंटी पर उतार देता। वो खाना पानी भी अब टोंटी से ही मांगता और अक्सर नाराज होकर दूर के मामा मामी के यहां जा बैठता, पर वहां से भी देर रात कोई नई कहानी लेकर लौटता जिसे सुनकर टोंटी कहती शिट और बम्बा को सुनाई देता स्लट। वो मां से सीधे मुंह तो कभी कुछ न कहता, पर किसी न किसी बहाने दुनिया जहान की बातें सुना देता। वो बात बात पर छेदी से भी लड़ जाता। गौरांगी को बाहर की दुनिया की कभी कोई चिंता थी ही नहीं और अब वो छेदी को भी नजरअंदाज करने लगी थी, पर बच्चों की बेरुखी उससे सही न जाती। बम्बा की आंखों में उठते लाल डोरे उसे डसने लगते। वो समझ ही ना पाती कि दूध पीता बच्चा कब इतना बड़ा हो गया। उस रात उसने सोते हुए बम्बा को खूब निहारा और टोटी के गालों पर भी 2 आंसू टपकाए। फिर तेज कदमों से घर से निकली और बेसुध निर्लक्ष्य सी यमुना पुश्ते की ओर सड़क पर बढ़ चली। बरसात में यमुना का उफान खेतों, खंदकों और नालों से होकर पुश्ते तक आ जाता है। सफेद झाग में सनी जल कुंभियों और डूबते उतराते खर पतवार को वो चेतना शून्य घंटों निहारती रही। फिर उसे कमल गट्टे नजर आए जिन्हें तोड़ने के लिए निशब्द रात में वो पानी में उतर गई। पहले घुटने भर,
फिर कमर और फिर सिर तक डूब डूब कर सफेद, नीले, गुलाबी पंखुड़ियों वाले कमल गट्टे तोड़ती रही। फिर आखिरी डुबकी लगाई, पानी की सतह पर आंचल भर कमल गट्टे छोड़ गई। गौरांगी गई तो घर का उजास भी ले गई। अब छेदी को दिन में भी अंधेरा छा जाता। घर की दीवारों पर चलती फिरती आकृतियां नजर आने लगती। इनमें से कुछ 7 जन्मों के कर्जे उधार गिनाने लगती तो कुछ एक लड़की की शक्ल सूरत में दीवार से छत तक फैलती चली जाती। कुछ डरावनी आकृतियां उसे सब कुछ बेच बाच कर भाग निकलने की सलाह देती। यही वो समय था जब छेदी अपने आप से ज्यादा बातें करने लगा था। वो सूनी सड़क पर अचानक जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगता। उसकी कमाई अब भी ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चों की आगे की पढ़ाई का तिलिस्म तोड़ सके। उनका कैरियर अब उसकी समझ से बाहर हो चला था। उनसे बातचीत भी कम ही होती। दोनों दिन रात मोबाइल में गड़े रहते। वो बम्बा को कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन पहले सेमेस्टर में फेल होने और दूसरे में इंस्टीट्यूट की मान्यता ही रद्द हो जाने के बाद उसने इस तत्व ज्ञान के साथ छेदी को पढ़ाई के खर्चों से मुक्त कर दिया कि जमाना डेटा माइनिंग का है, हार्डवेयर में कुछ नहीं रखा। बम्बा अब घर बैठकर हिस्ट्री में बीटेक कर रहा था। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधुनिक इतिहास में एडवीना माउंटबेटन को किस करते पंडित नेहरू और मार्लिन मुनरो संग नाचते महात्मा गांधी को पढ़ता था। सावरकर के माफीनामे का नया तर्जुमा करता, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की मनसबदारी तय करता और देश के उन शहरों, कस्बों और मोहल्लों की सूची बनाता जिनके नाम गुलामी की मानसिकता का प्रतीक हैं। अब वो मोबाइल फोन में ही रहता, पढ़ता, लिखता, खाता, पीता और जब ऊब जाता तो यारों दोस्तों के साथ किसी पार्क में टिकटॉक के लिए वीडियो शूट करता। छेदी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए उसने पुराने टूटे फूटे और या आउटडेटेड मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग का काम शुरू कर दिया। ये उसका स्टार्टअप था, जिसका बिजनेस मॉडल अनूठा था। कबाड़ियों से इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदना और रिपेयर करके ऊंचे दाम पर बेचना। और दूसरी ओर टोंटी बीकॉम के साथ साथ अपने मामा के जॉब वर्क में हाथ बटाने लगी थी, जो गांधीनगर, सीलमपुर, जाफराबाद की छोटी मोटी यूनिटों से गारमेंट लाता और घर पर सिलाई, कढ़ाई, काज, बटन के काम करता था। टोंटी खाली समय में अपने यूट्यूब चैनल पर कमलगट्टे की सब्जी पकाने से लेकर मेहंदी और मेकअप के टिप्स देती रहती। कई बार उमंग में आकर डांस स्टेप्स भी शेयर कर देती। वो अक्सर यारों दोस्तों से इन्हें सब्सक्राइब कर घंटी बजाने की गुहार भी लगाती। घर की बरसाती लतर अपने अनगिनत कोपलों और बेल बूटों के साथ कब बाहर तक फैल गई, इसकी भनक छेदी को भी ना लगी। एक दिन बम्बा ने धमाका किया कि किसी ने टिकटॉक पर टोंटी का गंदा वीडियो डाल दिया है। जब उसने बहन के बाल खींचते हुए अपना मोबाइल फोन उसके आगे किया तो वो बेचारी वीडियो देख भपक पड़ी। इसमें वो अंतर वस्त्रों में नहा रही थी और बैकग्राउंड में किसी भोजपुरी गाने का रीमिक्स बज रहा है। यही वीडियो किसी ने कॉलोनी के युवा दल व्हाट्सएप ग्रुप में #लोई वाली नाम से भी डाल दिया था, जिस पर बम्बा की 3 लड़कों से हाथापाई हो चुकी थी। छेदी ने अगले ही दिन घर के पिछवाड़े बने गुसलखाने की 4 दीवारी के ऊपर शेड डलवा दिया और सारे मोखे, रोशनदान भी बंद करा दिए। बम्बा और उसके दोस्तों ने 2-3 दिन की गहन छानबीन के बाद रिपोर्ट दी कि ये वीडियो कॉलोनी की बाउंड्री से सटे रफीक एक्सपोर्ट हाउस की 4थी मंजिल से बनाया गया है, क्योंकि आसपास की किसी इमारत से सीधे बाथरूम के भीतर तक झांका नहीं जा सकता। शक की सुई वहां काम करने वाले 2 लड़कों और एक टेलर पर आ टिकी थी, जिनके पास 32 मेगापिक्सल तक के हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाले फोन थे। वीडियो सोशल मीडिया से ज्यादा मोहल्ले की जुबान पर वायरल हो रहा था। छेदी तो तकनीकी अंतरजाल के फंदों से ज्यादा वाकिफ न था, लेकिन बम्बा ने उसी दिन से टोंटी की सरपरस्ती अपने हाथ लेनी शुरू कर दी। उसने उसकी ऑनलाइन निगरानी भी बढ़ा दी। वो उसके फेसबुक फ्रेंड्स, पोस्ट्स और कमेंट्स से लेकर मोबाइल कांटेक्ट तक खंगालता और कई बार पूछ बैठता, ये रिचार्ज वाले भैया नाम से किसे सेव कर रखा है? सीधे नाम से क्यों नहीं लिख सकती? गौरांगी पहले ही जितनी मुंह उतनी बातें छोड़ गई थी। बैंकू उन्हें जहां तहां हवा देने लगा था। कभी कभी वो झल्ला कर कहता, अरे वो मारी वारी नहीं है,
उसी अंजुमवा की दूसरी कोठी पर जा बैठी है। कई बार वो छेदी को भी सुनाकर कह डालता है ये सब। बैंकों की इन बातों को पहले तो कोई कान न देता, लेकिन एक दिन लोई वाली हर आम व खास की जुबान पर फिर लौट आई। इस बार वो नेशनल ब्रेकिंग न्यूज थी। छेदी के घर के बाहर पुलिस और इनकम टैक्स अधिकारियों की दबिश ने सबको हिलाकर रख दिया। बताया गया कि गौरांगी के बैंक खाते में 100 करोड़ से ज्यादा की रकम पाई गई है और उसके नाम से अन्य बेनामी संपत्तियां भी हो सकती हैं। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैली और कुछ चैनल्स ने तो लोई कांड से लेकर उसकी मर्डर मिस्ट्री तक की कहानियों का अंबार लगा दिया। अफसरों को घर के चप्पे चप्पे की तलाशी और पूछताछ में तो कुछ न मिला, पर छेदी को अगले कई दिनों तक पुलिस और इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। अधिकारी उसके साथ बड़ा ही नर्म व्यवहार करते और वो इस बात पर ही हैरानी जताता कि गौरांगी का कोई बैंक अकाउंट भी था। कई दिनों तक उसके घर के बाहर ओवी वैन्स का जमावड़ा लगा रहा। टीवी और अखबारों के समानांतर कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग ही तरह की कहानियां पक रही थीं, जिसमें बैंकू बाबा की ये थियरी भी थी कि ये पैसा अंजुम जौहरी ने ही जमा कराया होगा। वो इसे भारत में दंगे भड़काने के लिए ISI की फंडिंग से भी जोड़ता। अब उसने लोई वाली का एक नया नामकरण कर दिया था, डी कंपनी। शुरुआती छानबीन के दौरान ही अधिकारियों ने मामले से छेदी का कोई खास जुड़ाव न देख उसे शहर में ही रहने की हिदायत के साथ छोड़ दिया था। पर छेदी तो अब अपने आप में ही ना रह सका और रास्ते भर घंटी बजाने के अलावा काम की जगह दीवारों पर अनाप शनाप कुछ लिखता रहता, काटता मिटाता और फिर लिखता। कुछ दिनों बाद ही उस पर कंपनी होने का भूत सवार हुआ और अपने घर के बाहर लिख डाला, CL प्लम्बिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर एक दिन छत से कूदकर सीवरेज की अंधेरी सुरंग में जा घुसा। छेदी की गुमशुदगी ने बंबा और टूटी को दुविधाओं के भंवर जाल में ला खड़ा किया। बाहरी दुनिया के लिए उनके पैरों तले खजाना गड़ा था, जबकि वे छेदी की जमा पूंजी भी बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि बैंक उनसे डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा था। हालांकि अब अड़ोस पड़ोस में उनके खैर ख्वाब बढ़ गए थे और अब दूर दूर के रिश्तेदार भी उपटने लगे थे। टूटी अब मामा से अलग खुद का अपना जॉब वर्क शुरू कर चुकी थी और मोहल्ले की 1-2 लड़कियों को काम पर भी लगा रखा था। बंबा का उस पर आभासी नियंत्रण पहले से बढ़ गया था, लेकिन वो कमा रही थी और घर भी चला रही थी, सो वो ढीले तेवरों में ही बात करता। कई बार टूटी उसके फिजूल सवालों पर उसे झड़क भी देती। एक बार बंबा ने उसे दर्जन भर नामों की सूची देते हुए कहा, इन्हें फेसबुक से अनफ्रेंड कर दे, ये लड़कियां नहीं है, जमाती लौंडे हैं। ऐसी बातों पर टूटी भी भर जाती। तो तूने क्या ठेका ले रखा लव जिहाद का? वो चुप हो जाता, लेकिन फिर किसी दिन सवालों की बौछार हो जाती। तू टुकड़े गैंग की पोस्ट ही ज्यादा क्यों लाइक करती है? कम्युनिस्टों को फॉलो क्यों करती है? अपने पोस्टों में इन सालों को क्यों टैग किया तूने? तेरे दिमाग में सिर्फ कूड़ा भरा रहता है भाई। तू खुद अपने फ्रेंड लिस्ट क्यों नहीं देखता? गलत संगत में तेरा ये हाल हो गया है। तू क्या समझती है, मुझे पता ही नहीं? तेरी एक एक लोकेशन का रिकॉर्ड रहता है मेरे पास, कब कहां जाती है, किससे मिलती है, दिखाऊं क्या तुझे? अलर्ट करना मेरा फर्ज है, बाकी तू जाने, तेरा काम। अच्छा, तो अब सैटेलाइट से निगरानी करेगा मेरी? गलत कहूं तो बता। जब तू दरियागंज मशीन लेने गई तो वहां 1 बजे पहुंची, फिर 2 बजे जामा मस्जिद होते हुए चावड़ी बाजार क्यों गई कि नहीं? वहां तू इस मकान में, देख इधर, एग्जैक्ट नंबर भी बता सकता हूं, करीब आधे घंटे रही, फिर इसके आसपास घूमी, फिर नई सड़क होते हुए घंटा घर की तरफ निकली, वहां से कटरा नील में घुसी और फिर वहां से कूचा महाजनी होते हुए 4:30 बजे लाल किले तक आई। बोल सही है कि नहीं? भाई मैं पहले थकी हुई हूं, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। मैं अक्सर जाती हूं उधर फैब्रिक सैंपल वगैरह लेने, और ये गूगल मैप लोकेशन कोई ब्रह्मा की लकीर तो है नहीं कि एरर नहीं हो सकता। तुझे शर्म नहीं आती इस तरह मेरी जासूसी करते हुए? अच्छा, तो चोरी और सीना चोरी भी हैं? ये भी बता दूं कि उस वक्त तेरे साथ कौन था। इस नंबर का आदमी था, ले नोट कर ले नंबर। ये तेरे फोन में अवनीश नाम से सेव है ना, लेकिन मैं जानता हूं ये कौन है। ये अनीस का दूसरा नंबर है। बंबा गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखों में लाल डोरे उभरने लगे थे। तू क्या समझती है मैं कुछ ना बोलूं तो कुछ जानता ही नहीं?
इसी के साथ तू 2-2 बजे तक चैटिंग करती है ना। इसे मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। इसका तो कबाड़ का बिजनेस है, फिर ये कपड़ा बाजार में तेरा कौन सा गाइड बना फिरता है? आस्तीन का सांप है साला। तेरी पिक्स यही शेयर करता होगा इधर उधर। ये एक दिन तुझे ISIS को बेच आएगा, बता देता हूं तुझे। टोंटी कान बंद कर लेती और वो बोलता ही चला जाता। उस दिन टोंटी ने अपने मोबाइल सेटिंग में जाकर सारे ऐप्स के लोकेशन फीचर्स ऑफ कर दिए। बंबा की कभी अनीस से गहरी छनती थी। अनीस का स्क्रैप डीलिंग का खानदानी बिजनेस था और उसी ने बंबा को रिपेयरिंग रिफर्बिशिंग का आइडिया दिया था। वो कबाड़ में आने वाले कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर बंबा को सस्ते दामों में बेच देता था। बंबा उनमें से ठीक हो सकने वाली चीजों को रिपेयर कर सेकेंड हैंड कीमतों पर बेचने की कोशिश करता। काम बढ़ा तो दोस्ती भी अपग्रेड हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर एक दूसरे के व्हाट्सएप समूहों में एंट्री हुई। बंबा तब हैरान हो जाता कि असल जिंदगी में सीधा साधा और हरदम बुझा बुझा रहने वाला अनीस ऑनलाइन आते ही एक अलग ही शख्स नजर आता। फेसबुक और चैटिंग ग्रुप्स में तो वो पूरे टशन में रहता, फर्राटेदार इंग्लिश टाइप करता। कई मसलों पर वो न सिर्फ दलीलों और सबूतों की बौछार करता, बल्कि पढ़े लिखों की बोलती बंद कर देता। कई बार बंबा को उसकी हाजिर जवाबी पर रश्क होता। कोई हिंदू मुसलमान राग छेड़ता तो वो मजदूर किसान ला धरता। जब इंडिया पाकिस्तान हो तो वो बेरोजगारी के आंकड़े गिनाने लगता। जब 3 तलाक, हलाला और मौलवियों के अर्जी फर्जी वीडियो शेयर होने लगते तो वो आशाराम, राम रहीम, रामपाल के कच्चे चिट्ठे खोलने लगता। मल्टीमीडिया का तो वो जीनियस था। बंबा के ग्रुप वाले जब वेद पुराण की बात करते तो वो इतिहास पर अड़ जाता। तब बहस मौर्य, शुंग और वर्धनकालीन अखंड भारत से होते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मुगल काल होते हुए गाली गलौज पर उतर आती। यहां बंबा पसोपेश में पड़ जाता और अनीस को इनबॉक्स कर ऑफलाइन हो जाने को बोलता। लेकिन अनीस चैटिंग में कभी पीठ दिखाकर नहीं जाता। सोशल मीडिया की बहस कई बार अनीस की दुकान या बंबा के घर तक खिंचाती, लेकिन व्यक्तिगत बैठकों और जिरह में दोनों का लहजा हमेशा ही नर्म और शालीन होता। मसला कोई भी हो, बहस के केंद्र में हिंदू मुसलमान आ ही जाता। कई बार जब बंबा का तर्क जवाब दे जाता तो खिन्न होकर अपने रटे रटाए ब्रह्मास्त्र छोड़ता। अच्छा भाई ये बताओ, जब सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा हो ही गया तो मुसलमानों को यहां रहने का क्या मतलब है? और अब जब उनकी आबादी पाकिस्तान से भी ज्यादा हो चुकी है तो क्या गारंटी है कि कल एक और बंटवारा नहीं मांगेंगे हैं? देख भाई, हमने जिन्ना की 2 नेशन थियरी को खारिज कर अपनी मर्जी से भारत में रहने का फैसला किया था। असल में बंटवारे से मुसलमानों का ही नुकसान हुआ। आज अगर देश ना बटा होता तो पाकिस्तान के 20 करोड़, इंडिया के 20-25 करोड़ और बांग्लादेश के 15 करोड़ मुसलमानों को जोड़कर देख ले, क्या सियासी मंजर होता। ये वोट इकट्ठा पड़ता तब इंडिया का PM भी मुसलमान होता और हर सूबे में हमारी ही सरकार होती। निजी बैठकों की बहस में कई बार बंबा अनीस से सहमत ना होकर भी हाँ हूं कर देता और कुछ मौकों पर दोनों भीषण विवादों का अंत इस न्यूनतम साझा सहमति पर कर लेते कि सियासी नेताओं ने ही देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, या कुछ भी हो, मरेगा तो गरीब ही। लेकिन यही बहसें जब ऑनलाइन होती तो वहां तर्कों, कुतर्कों और साक्ष्यों का ज्वालामुखी फूट पड़ता। एक बार फेसबुक पर जब बंबा ने अनीस की दलीलों पर हाँ हूं करना शुरू की तो किसी ने इनबॉक्स में टोंटी की एक फोटो पर बड़े ग्रीन फॉन्ट में ये टाइप कर सेंड कर दिया, कान में बीड़ी मुंह में पान, तुम्हें बना के मामू जान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। बंबा झुलस कर रह गया, जैसे अपनी ही गली में किसी ने उस पर तेजाब की बोतल फेंक दी हो। वो ऐसे लोगों को अनफ्रेंड कर उनकी आईडी की पड़ताल करने में जुट जाता। ऐसे वक्त अनीस भी ऑफलाइन हो जाता। बंबा के इनबॉक्स या मैसेंजर में ऐसे लिंक भी मिल जाते जिनमें टोंटी और अनीस को टैग किया गया होता या उनकी कोई सेल्फी ऑनलाइन होती। इन्हीं लिंक से उसे पता चला कि अनीस अवनीश नाम से भी फेसबुक पर है और वहां ज्यादा एक्टिव रहता है। कई बार इशारों में ही बंबा अनीस को एहसास कराना चाहता कि वो दोस्ती की आड़ में उसकी चौखट ना लांघे, पर सब्र बांधे रखता। बंबा की अनीस से आखिरी और तीखी बहस एक कंप्यूटर मदरबोर्ड के मोल भाव से शुरू हुई थी जो कश्मीर मसले तक आ पहुंची। अनीस उस मदरबोर्ड का 500 रुपए मांग रहा था,
जबकि बम्बा 200 से ज्यादा नहीं देना चाहता था और इस बात पर अड़ा था, तुमने लिया तो कबाड़ के भाव ही होगा ना भाई, हमारे लिए कबाड़ होगा, पर तुम तो 500 का 5000 बनाओगे कि नहीं? अच्छा, तो अब तुम फेसबुक की हुज्जत का हिसाब यहां लोगे? इसमें हुज्जत की क्या बात है भाई? सामान भी तो देखो, बिल्कुल नया है। और सिस्टम में होता ही क्या है? सामान की छोड़ो, ये बताओ कल मैंने कुछ गलत कहा था क्या? बात प्रामाणिक है। तुम्हें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का वो प्रोविजन भी शेयर किया था, बाद में पता नहीं तुमने देखा कि नहीं। इस एक्ट के तहत जब राजे रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया था कि वो इंडिया या पाकिस्तान में किसी के भी साथ जा सकते हैं, और महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर भारत को दे दिया, तो उस पर पाकिस्तान का क्या हक बनता है? मैं भी तो वही कह रहा था। जब उसी कानून के तहत जूनागढ़ और हैदराबाद के निजामों ने अपनी रियासतें पाकिस्तान को दे दी, तब उन पर भारत का क्या हक हुआ? क्योंकि इन रियासतों की जनता हिंदू थी और उन्हें पाकिस्तान से जोड़ना खुद जिन्ना की 2 नेशन थियरी के खिलाफ चला जाता। ठीक है, तब कश्मीर की आवाम मुसलमान होने के नाते भारत के साथ क्यों रहे, जैसे तुम रह रहे हो? ये तो कोई लॉजिक ना हुआ। या तो इंडिपेंडेंस एक्ट और रजवाड़ों की मान लो, या जनता की मर्जी। कुल मिलाकर तुम्हारा मतलब है कि कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए ही ना? अरे वाह, मेरा मतलब भी तुम ही निकालोगे। अच्छा चलो 400 रुपए दो, ना मेरी ना तुम्हारी। अनीस ने मदरबोर्ड बम्बा की ओर बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे लिए मदरबोर्ड और मदरलैंड में कोई फर्क ही नहीं है भाई, दोनों स्क्रैप है। कोई भी 2 पैसे ज्यादा देगा तो तुम उसी को बेच दोगे। अनीस को यह तर्क किसी गाली सा लगा। उसने बम्बा के हाथ से मदरबोर्ड छीनकर कबाड़ के ढेर में फेंक दिया। 2 पैसे तो क्या, अब तुम लाख रुपए दो तब भी नहीं दूंगा तुम्हें, कबाड़ में ही जाने दो। अनीस ने उस दिन बम्बा को फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया। बम्बा ने उसे पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर रखा था। स्क्रैप की सप्लाई बंद हुई तो बम्बा का स्टार्टअप भी उठान से पहले ही बंद हो गया। बम्बा की दुकान बंद होने की बात सुनकर एक दिन बैंकू बाबा ने उसे लपका। हाँ यार, तू तो पढ़ा लिखा टेक्निकल आदमी है बम्बा, कंपनी का खून है तेरे रगों में, कहां फंसा है इन टटपुंजिया धंधों में? मेरे पास एक धमाकेदार बिजनेस आइडिया है, मैं अपफ्रंट में लगाने को तैयार हूं, बस मार्केटिंग तुझे संभालनी होगी। देख, हम बनाएंगे बेटी बचाओ यंत्र। असल में ये ताबीज में रखी एक माइक्रोचिप होगी, जिसे किसी को भी पहना दो तो वो कब कहां जाती है, किससे मिलती है, इसकी पल पल की जानकारी मोबाइल ऐप पर मिलती रहेगी। और अगर वो ताबीज पहनने से इंकार कर दे तो माइक्रोचिप उसके पर्स, हेयर बैंड, कपड़े, चप्पल कहीं भी चिपका दो। लेकिन इसमें कोई खास बिजनेस नहीं दिख रहा बाबा। ये तुझसे ज्यादा कौन बता सकता है बंबू? आज घर घर में डिमांड है, गांव से लेकर कस्बों तक हाथों हाथ बिक जाएगा। आगे चलकर तो ये लव जिहाद निरोधक यंत्र भी बन सकता है। बंबा झेप गया। वो समझ नहीं पाता कि बैंकू मजाक कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है। लेकिन चिप बनाना खेल नहीं है बाबा, कोई आईटी मैन्युफैक्चरर ढूंढो आप तो। वो तो तू मुझ पर छोड़ दे, तू बस डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे कर डाल कि अपने एरिया में कितनी डिमांड होगी फिलहाल। बंबा समझ जाता कि बाबा पीकर टुन्न है और उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। फिर मन में उसे 1000 गालियां देता निकल लेता। अनीस बंबा के दिमाग से ओझल हो चुका था, लेकिन एक दिन उसकी सारी आशंकाएं गुच्छम गुच्छ होकर आंखों के सामने नाचने लगी। अखबार की एक कटिंग उसके सभी ग्रुपों में वायरल थी। इलाके में पिछले कुछ दिनों से किसी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी की खबरें आम थीं, और विरोधियों के खिलाफ भी शक्ति प्रदर्शन, रैली और टकराव की खबरें फैल रही थीं। ये हेडलाइन इलाके में करंट की तरह फैली थी। ड्रोन मार के गिराने की साजिश में इंजीनियर गिरफ्तार। खबर में कथित और संदिग्ध जैसे शब्दों के बीच अगर कुछ स्पष्ट था तो वो ये कि कुछ अराजक तत्वों ने एक पुलिस सर्वेलेंस ड्रोन को पतंग की डोर में फंसाकर गिरा दिया और उसके कैमरे के साथ खुफिया डेटा ले उड़े थे। हालांकि इसी रिपोर्ट में नीचे कुछ चश्मदीद गवाहों के हवाले से लिखा गया था कि उन्होंने कुछ स्कूली बच्चों को ये ड्रोन गिराते देखा था। बच्चों ने इसे पिज्जा की होम डिलीवरी करने वाला ड्रोन समझ लिया था और गिराने के बाद उनमें पिज्जा लूटने की होड़ मच गई। ड्रोन के परखच्चे उड़ गए थे
और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, बच्चों ने इसके टूटे फूटे डैने, मोटर, एंटीना, ट्रांसमीटर वगैरह एक कबाड़ी को बेचकर समोसा जलेबी खा लिया था। फिर लिखा था कि दूसरी ओर पुलिस इसे प्रथम दृष्टिया कोई बड़ी आतंकी साजिश मानकर चल रही है और सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अनीस इंजीनियर नाम के उस कबाड़ी को भी पकड़ लिया है जिसके यहां से ड्रोन का मलबा बरामद हुआ था। अनीस के सभी संपर्कों, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया डिटेल्स और चैटिंग थ्रेड की छानबीन भी की जा रही थी। न्यूज पढ़कर बम्बा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि उसने अनीस से काफी पहले ही पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन उसे अभी भी डर सता रहा था कि अगर पुलिस ने बैकडेट में जाकर चैटिंग वगैरह खंगाली तो वो भी फंस सकता है। उसने अपने मोबाइल की कॉल डिटेल्स में दूर दूर तक उसका नंबर खंगाला और सभी चैटिंग हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। लेकिन अब टूटी उसके दिमाग में गर्म पानी की तरह खौलने लगी थी। उस दिन फिर उसने बहन का गला पकड़ा। कहता था ना कि टुकड़े गैंग की चपेट में आ जाएगी एक दिन। ले पहचान ले, यही है ना तेरा मेटल मैन उर्फ अवनीश उर्फ अनीस इंजीनियर। बड़े लाइक शेयर कमेंट्स करती फिरती है ना, अब भुगतना। देखना पुलिस यहां भी आ धमकेगी। आएगी तो आए, हमने जब कोई अपराध किया हो तब ना। वैसे ये 4 दिन पुरानी न्यूज क्लिप है भैया। पुलिस ने अनीस को उसी शाम छोड़ दिया था। कल ही मेरी उससे बात हुई है। बता रहा था कि पुलिस वालों का सारा शक मेरे इंजीनियर होने को लेकर था, लेकिन जब पता चला कि ये मेरा पुश्तैनी सरनेम है तो ठंडे हो गए। देर शाम तक पुलिस ने एक स्कूली बच्चे के बैग से ड्रोन का कैमरा भी बरामद कर लिया, जिसकी रिकॉर्डिंग से साफ हो गया है कि ये स्कूली बच्चों और पतंगबाजों की ही करतूत थी। बम्बा को टूंटी की बातों पर सहसा विश्वास न हुआ, पर धड़कनें जरूर कम हो गईं। फिर तेवर कड़े कर कर बोला, मैं तो अब भी कहूंगा कि ऐसे लोगों से कोई संपर्क न रखने में ही भलाई है। तू समझती भी है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है? तू उसके साथ पार्क में भी दिखेगी तो तेरी फोटो शाहीन बाग में नजर आएगी। जितना सीधा दिखता है ना वो उतना है नहीं। मास्टरमाइंड है साला। तेरी वजह से मैं पहले भी काफी शर्मिंदगी झेल चुका हूं। उस दिन भी टोंटी ने काफी जिरह और जद्दोजहद की। बम्बा से इस बात को लेकर भी झगड़ा हुआ कि अगर वो सोशल नेटवर्किंग और व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दे तो उसका जॉब वर्क ही ठप हो जाएगा। खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से जितना बाहर वाले बदनाम नहीं करते उससे ज्यादा खुद ही ढोल पीट देता है। टोंटी ने चताया कि अब अगर तूने दोबारा कभी हाथ उठाया तो मैं सीधे 100 नंबर डायल करूंगी, बता देती हूं। फिर वो रात भी आई जब सड़कों और गलियों में किसी तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा था, जब हवा इस कदर गर्म थी कि आग की आंधी आने वाली हो। सचमुच हवा में आग की लपटें ही बह रही थीं। घरों में पेट्रोल की बोतलें गिर रही थीं और नालियों में लाशें। सड़कों पर खून के प्यासे इंसानी भेड़िए घूम रहे थे। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मुस्तफाबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार में कर्फ्यू लग चुका था और नए नए इलाके इसकी चपेट में आते जा रहे थे। लपटें इस कॉलोनी को भी झुलसा गईं। मार काट, चीख पुकार, लूटपाट का एक तेज झोंका सा आया और देखते ही देखते काफी कुछ वीरान कर गया। दहशत की उसी पल में फिर बम्बा और टोंटी की तीखी झड़प हुई। वो खूब रोई और चिल्लाई थी। बम्बा ने इस बार उसके गले पर चाकू मारा था, ठीक वहीं जहां उसे चांद जैसा एक गुलाबी टैटू नजर आया था। फिर एक गहरा चीरा गर्दन की कई धमनियों को चीरता हुआ गाल तक निकल गया। उसकी चीखें बाहर के खूनी मंजर में दब सी गईं। खून सने हाथ लिए बम्बा घर से बाहर निकल आया। वो चीख चीख कर कह रहा था, मार दिया, मैंने मार दिया। बाहर हर तरफ आग लगी हुई थी, कोई सुनने वाला न था। घरों और दुकानों से उठता धुआं किसी चिता की चिरांध सा बाहर आ रहा था। खून सने एक हाथ में छुरी और दूसरे में रॉड लिए बदहवास बम्बा कभी भीड़ में शामिल हो जाता तो कभी अकेले ही किसी गली में घुस जाता। उसने राह चलते कब, कहां, कितनों को जख्मी किया, कुछ होशो हवास न था। कई बार वो खुद को मोहल्ले के अपनों के बीच पाता तो कभी सामने से आती दूसरी भीड़ के हत्थे चढ़ जाता और बुरी तरह पीटा जाता। कभी अपने ही साथियों से भिड़ जाता तो कहीं छत से फेंकी गई कोई ईंट उसे लहूलुहान कर जाती। उसके बदन पर अब चाकू, ब्लेड, डंडे, पत्थर और आग से बने जख्मों के कई निशान थे।
और सिर से लगातार खून रिस रहा था, लेकिन वो चेतना शून्य किसी सफेद पाउडर के धुएं में उड़ता जा रहा था। उसे पता ही ना चला कि कब रफीक एक्सपोर्ट हाउस धूं धूं कर जल उठा और कब बैंकू बाबा के दफ्तर पर पेट्रोल की बोतलें बरस गईं। वो कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था, बस नारों की आवाज से अपने और गैर झुंड का अंतर कर पा रहा था। जब वो थक कर चूर हो गया तो उसने कुछ ईंटें दूर नजर आ रही सिल्वर सोसाइटी की ऊंची बिल्डिंगों को निशाना बनाकर भी फेंका, जो उसी के ऊपर आ गिरी। वो पस्त होकर गिरने को होता कि पीछे से कोई उसे धक्का दे आगे बढ़ा देता और वो कुछ कदम आगे बढ़ जाता। अब वो जिस भीड़ में था वो एक अंधेरी गली में किसी औरत को दौड़ाए जा रही थी। दुपट्टे में लिपटी औरत जान हथेली पर लेकर भाग रही थी। भीड़ चिल्ला रही थी, पकड़ो पकड़ो, साली बम लेकर जा रही है। गली के दूसरे छोर तक भीड़ ने उसे दबोच लिया। कई लोग उस पर बुरी तरह टूट पड़े। उसके कपड़े तार तार होने लगे। उसकी चीखों ने बम्बा की बेहोशी भी चीर दी। कोई बम बम नहीं है सालों, आटे की लोई है, छोड़ दे बेचारी को, छोड़। अब वो अपनी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। एक ने गाली दी, हट बे साले, लोई होगी तेरी मां, ये पेट्रोल बम है, हट। बम्बा जमीन पर पड़ी जख्मी, नंगी, पिलखती औरत को ढकने के लिए उस पर पसर जाना चाहता था। एक भीड़ फिर उसे रौंद कर निकल गई। वो बेसुध, बेहोश वहीं पड़ा धुंधली नजरों से अब भी खून से सनी आटे की दो लोइयां देख रहा था। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में प्रमोद राय द्वारा लिखित कहानी कंपनी की बीवी। ये कहानी हंस कथा मासिक के फरवरी 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो। Hi, I'm Zarina Poonawalla, host of the Empowering Series podcast on the IVM network. I happen to be a peak performance coach and leadership coach by profession, and I'm here to share with you productivity tools, life-altering techniques, and real-life hacks to help you achieve your maximum potential in everything you do, your relationships, professions, careers. So tune in every Monday to unleash your inner power. Be safe, be well, be empowered.